नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिसेबिलिटी, जेंडर और गिफ्टेड स्टूडेंट से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के महीनों में सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में पूछे थे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि लगभग 135-140 क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली रात 8:30 बजे आपकी सीटेट की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इस नंबर पे आपको अपना नाम और साथ में लिख के भेजना होगा कौन से सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। साथ में इस वीडियो के बाद में आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के जो नोट्स थे प्लस ये सभी क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे, सोल्ड अनसोल्ड दोनों। इससे पहले हम एनसीएफ के दे चुके हैं। ये बाकी जो आपको नहीं मिले हैं, आप नए हैं तो आप हमारे लिंक, स्टेटस लिंक जरूर देखते रहना। व्हाट्सएप स्टेटस में हम लगाते हैं, उसके लिए आपको ये नंबर सेव जरूर करना पड़ेगा। तो इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और साथ में अपना नाम भी बता देना जिससे हम आपका नंबर सेव कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। चाइल्ड इन क्लासरूम फेसिस कंटिन्यूअल चैलेंज इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथ से रिलेटेड कौन सी दिक्कत हो सकती है? डिस्कैलकुलिया हो सकता है। बहुत स्पीड से करेंगे भाई ये क्वेश्चन आज हम। तो सेकंड इसका ऑप्शन था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। 61 को 16 लिखता है, 16 को 61 लिखता है, बी को डी लिखता है, ये किस में है? डिसलेक्सिया में होता है। सिंपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट ने डिसेबिलिटी के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कौन सा एक्ट लाया है? तो देखो भाई, वैसे तो ये है, ये 2016 में आया था, और लेकिन जो सीटेट ने आंसर दिया था वो ये दिया था, ये 1995 में आया था। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। मूर्ति जो चौथी कक्षा में पढ़ता है वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना कक्षा 1 का विद्यार्थी का स्तर होता है, यानी कि उसका लेवल कम है पढ़ने का। ठीक है, रीडिंग लेटर्स, तो उस बच्चे को पढ़ने के संबंधी दिक्कत है तो उसको डिसलेक्सिया है, पठन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इम्पल्सिव है बच्चा, लो अटेंशन स्पैन है, एक जगह आराम से नहीं बैठ सकता बहुत देर तक। ठीक है, तो ये क्या है? एडीएचडी के होता है ये। ठीक है, एडीएचडी को आप हिंदी में कहते हो अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकास, और इसके नाम अलग अलग आ जाते हैं, इस वजह से एडीएचडी हिंदी इंग्लिश में याद रखना भाई। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार, ये है उसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिसलेक्सिया इज जनरली कंसिडर्ड एज, डिसलेक्सिया को क्या कह सकते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर कह सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम कह सकते हैं या अम्ब्रेला ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर ये कह सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब एक बार ये और देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्या थे। मेंटल रिटार्डेशन, भैया मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता। साइको सोशल डिसऑर्डर का स्पेक्ट्रम भी नहीं होता। कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड, मोटर डिसेबिलिटी कौन सी होती है? डिस्प्रेक्सिया होती है, ये नहीं होती। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑडियो विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब कि सॉरी विजुअल इम्पेयरमेंट है, कोई बच्चा देख नहीं सकता, ये इंक्लूसिव वाली उसके अंदर हमने किए थे। तो उस बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है? मतलब उस बच्चे को आप कैसे पढ़ाओगे, इंक्लूजन कैसे करोगे? ऑडियो टेप से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं द राइट ऑफ द पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 था जो हमारा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जिस बच्चे को इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में दिक्कत आती है उसको आप क्या कहेंगे? हैंडीकैप वर्ड हमारा हटा दिया था, मेंटली रिटार्डेड नहीं कहेंगे, पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहेंगे। चौथा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे करते हैं। राजन अपीयर्स टू बी लॉस्ट इन वर्ल्ड एज ही अवॉइड्स आई कॉन्टैक्ट। एक ऐसा बच्चा जो आई कांटेक्ट नहीं करता, सारा दिन एक अकेला बैठा रहता है, ऐसे बच्चे को क्या था? मैंने आपको बताया था गुड डॉक्टर सीरीज देखना। अगर आप देखोगे यूट्यूब वगैरह पे भी आप देख सकते हो, उसका फर्स्ट एपिसोड तो कम से कम देख ही सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। उसमें जो डॉक्टर होता है उसको यही दिक्कत होती है, वो हमेशा ज़मीन में देखता रहता है। तो उसको क्या था? वो ऑटिस्टिक डॉक्टर था, यानी ऑटिज़म था उस बच्चे के, उस डॉक्टर के। तो ऐसे ये बच्चे में भी सेम वही वाली चीज़ है। तो इसमें इसको क्या है? ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। कई बार इसका पूरा नाम आ जाएगा, कई बार आधा नाम आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और कई बार इसको ASD भी बुला देते हैं, ऑटिज़म को ही ASD बुला देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं डिफिकल्टी इन मेकिंग ओमिशन रिवर्सल एंड सब्सटीट्यूशन वाइल रीडिंग टेक्स्ट। पढ़ने से रिलेटेड क्या चीज़ आ गई? डिसलेक्सिया आ गया भैया।
ठीक है, पढ़ने से रिलेटेड क्या आ गया आपका, डिसलेक्सिया आ गया। अब देखो, अब मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूँ, अब हिंदी में इसको क्या लिखा हुआ है, वाचन वैकल्प है, जबकि ऊपर देखोगे तो डिसलेक्सिया का ही पठन, मतलब आप अगर देखोगे ना ये वाली चीज़, इसके अंदर दिक्कत कहाँ आती है आप बच्चों को, जब आप केवल हिंदी हिंदी में पढ़ते हो तो इंग्लिश के अंदर तो एक ही नाम है डिसलेक्सिया, लेकिन आप ऊपर ऊपर मैं आपको डिसलेक्सिया के अलग अलग नाम दिखाता हूँ आपको एक बार। ये भाई यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो आया था डिसलेक्सिया, ये क्या है, पठन वैकल्य। अब अगर मान लो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं तो यही नाम बताऊंगा, जो उन्होंने बाद में दिया वो थोड़ी बता सकता हूँ, तो ये दिक्कत आती है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। लो भाई, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग मिरर इमेजेस, मिरर इमेज कैसी हो सकती हैं, बी का डी पढ़ लिया, तो ये वाली सारी चीज़ें हो सकती है ना, 16 का 61, ये चीज़ें, ये मिरर आप कह सकते हो। तो ऐसा अगर बच्चों के साथ हो रहा है तो आप क्या करोगे, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो क्या है, डिसलेक्सिया ही है, वाचन वैकल्य ही लिखा हुआ है यहाँ पे, पठन हो सकता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी बच्चे को डिस्ग्राफिया है तो उसका टीचर क्या करेगा, उसके लिए उसको लिखने का जो काम होगा, असेसमेंट होगा, ये सारी चीज़ें होगा, वो सब बोलने वाली चीज़ें करेगा। अगर किसी को, हमें अगर किसी का नॉलेज टेस्ट करना है ना, समझो एक चीज़ को, अगर हमें किसी का नॉलेज टेस्ट करना है तो हम केवल लिखवा के उसका नॉलेज टेस्ट नहीं करेंगे, या अगर हमें किसी बच्चे को पढ़ाना है तो जिस बच्चे को जो दिक्कत है वैसे ही थोड़ी पढ़ाओगे आप। ब्लाइंड बच्चे को केवल किताबों से क्यों पढ़ाओगे भैया, आपको आपका मेन एम ये थोड़ी है कि वो बच्चा किताब पढ़ पाए, आपका मेन एम है उसको वो चीज़ समझ हो जाए, ठीक है। इसी तरह से अगर उसकी समझ निकालनी है बाहर तो आप लिखावट वाला ही काम देकर थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ राइटिंग रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट, इंक्रीज, अब उसका कह दिया कि राइटिंग उसकी बढ़ा दोगे आप, नहीं भैया, जिसको डिस्ग्राफिया है उसकी राइटिंग थोड़ी बढ़ाओगे। क्रिटिसाइज करोगे उसकी राइटिंग को, नहीं, ये भी नहीं करना है। आस्क स्टूडेंट टू कंप्लीट राइटिंग इन रिस्ट्रिक्टेड टाइम, एक टाइम के अंदर उसको कह दोगे कि ये सारी राइटिंग तो पूरी करके दे, नहीं, ये भी गलत है। यूज़ ओरल मोड्स ऑफ असेसमेंट, ये सही है, ठीक है। आप असेसमेंट में भी और पढ़ाने में भी उस चीज़ का ख्याल रखोगे, क्योंकि आप असेसमेंट उसकी लिखाई का नहीं कर रहे हो, आप असेसमेंट कर रहे हो उसको कितना आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वही सेम क्वेश्चन आ गया, रिवर्स लेटर करना, रीडिंग के टाइम पे अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो उसको क्या है, डिसलेक्सिया है, सिंपल था भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इन अप्रोप्रिएट साइजिंग, स्पेसिंग लेटर, मिक्सिंग ऑफ कर्सिव एंड प्रिंट मटेरियल, प्रिंट लेटर एंड इनकरेक्ट स्पेलिंग आर आइडेंटिफाई, मतलब ये लिखने में हो रहा है, कभी छोटा बना रहा है, कभी बड़ा बना रहा है, आधे अधूरे अक्षर बना रहा है, तो ऐसे बंदे को क्या हो सकते हैं, ऐसे बंदे को आपका डिस्ग्राफिया हो सकता है, लेखन वैकल्य हो सकता है, ठीक है। लिखने से संबंधी है ये चीज़ें, ध्यान समझो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये हो सकता था, ये पढ़ने से संबंधी हो सकता था, आप कैसे कह सकते हो ये, तो भैया इन अप्रोप्रिएट साइजिंग पढ़ने में नहीं होगी, स्पेसिंग ऑफ लेटर ये लिखने में ही हो सकती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाएगी एडीएचडी में। एडीएचडी वाला बच्चा एक जगह शांत बैठ नहीं सकता, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, तो बेसिकली ये चीज़ हमें पढ़ी है। तो बैठकर चुपचाप करने की प्रवृत्ति होती है, चुपचाप तो वो बैठ ही नहीं पाएगा। आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यही चीज़ है। टेंडेंसी टू लिसन टू अदर, की ध्यानपूर्वक सुनने के, ध्यानपूर्वक तो वो सुनता ही नहीं है, बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता होती है ना, ऐसे इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है, तो सेकंड आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं डिसकैलकुलिया में बताओ क्या चीज़ें होती हैं। भैया मैथ्स कैलकुलेशन वगैरह में उसको दिक्कत होती है, पहला ही आपका उत्तर है, कोई सिंपल चीज़ ही है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं आपकी क्लास के अंदर एडीएचडी वाले बच्चे हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे कि हाईली स्ट्रक्चरल क्लास वे है टीचिंग इज प्राइमरी थ्रू ओरल इंस्ट्रक्शन, कि मौखिक अनुदेश हो सकता है। तो मौखिक अनुदेश आपके ब्लाइंड बच्चों के लिए तो हो सकते हैं, एडीएचडी के लिए उसका कोई काम नहीं था। क्लास विद फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, बिल्कुल सही बात है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल हो सकता है, क्योंकि हमारे ये बच्चे बहुत जल्दी जल्दी ध्यान भटक जाता है इनका, एक जगह बैठते नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट भी इनका इस तरह से होना चाहिए कि बच्चों को जहाँ मन करे, जिस तरह से मन करे वहाँ बैठ के पढ़ सकें। तो अभी तक तो यही लग रहा है। कह रहे हैं असाइंड चेयर पर बैठेंगे कि जहाँ उनको सीट निर्धारित की गई है वहीं पर बैठेंगे, नहीं भाई। क्लासरूम इन विच टीचर
टीचर गिव्स हायर ऑर्डर, ये गिफ्टेड बच्चों के लिए आपका हो सकता है, ये गिफ्टेड बच्चों के लिए हो सकती है ये चीज़, ये एडीएचडी के लिए नहीं है कि हायर ऑर्डर क्वेश्चन करेंगे, जटिल अनुदेशन देंगे, ऐसा नहीं है। तो सेकंड आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। डिसलेक्सिया किस चीज़ से रिलेटेड है? आप समझो, डिसलेक्सिया कहते हैं हम रीडिंग से रिलेटेड है, लेकिन अगर बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो राइट भी तो गलत करेगा। आप ध्यान से देखना कि जो आपका जो तारे ज़मीं पर था उसके अंदर वो बताया नहीं था उसने कि मेरे को ये अक्षर नाचते हुए दिखते हैं, वो तो हमें पता चल गया था, ठीक है, कि हम मूवीज़ वगैरह देख, मूवी के अंदर हम उसके कैरेक्टर को देख रहे थे। लेकिन एज अ टीचर उसकी जब कॉपी खोली तो उसको बी का डी दिखा था वहाँ पे। तो क्योंकि उसको वो बी का डी दिख रहा था, उसको पढ़ने में दिक्कत थी, इसी वजह से तो वो वैसे भी वैसे ही बनाएगा। तो वो रीडिंग एंड राइटिंग, तो जब रीडिंग में दिक्कत होती है तो राइटिंग में भी ये दिक्कत आ जाती है, तो इस वजह से ये डिसलेक्सिया है। इसीलिए तो इसको अम्ब्रेला ऑफ अदर डिसऑर्डर्स कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं बहुत ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट हो, शारीरिक हरकतें ज़्यादा हों, इन अटेंशन हो, ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करते, इम्पल्सिव हो, तो ये किस में आता है? ADHD में आते हैं। यही आपका इसका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, टच एंड अदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन, तो और एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और डिपेंडेंसी ऑन रूटीन एंड अवॉइड आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट कौन अवॉइड करता है? ऑटिज्म वाला बंदा करता है। तो समझो ये इनको ना ज़्यादा साउंड पसंद होती है, इस वजह से ये भीड़ से दूर रहते हैं। वहाँ इनको कोई टच करे वो भी इनको पसंद नहीं होता, ठीक है। लाइट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इस वजह से थर्ड आपका उत्तर है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं मैच दो फॉलोइंग, मैच करना है फॉलोइंग को। यहाँ डिसेबिलिटी दी हुई है और यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उन बच्चों में क्या क्या होता है। पहली बात तो डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्फेजिया होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है? डिस्फेजिया लैंग्वेज से रिलेटेड। अब समझो इंग्लिश में पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, हिंदी में भी डिस्फेजिया ही लिखा आ गया, समझ में आया? तो अगर आप इंग्लिश के वर्ड जरूर पढ़ो, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि आपको ऐसे कैसे हिंदी में भी दिख सकता है। इनफैक्ट हिंदी में 10-12 वर्ड याद करने से बढ़िया है इंग्लिश में एक वर्ड याद कर लो। डिस्प्रैक्सिया मोटर संबंधी होता है। ये क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ फाइन मोटर स्किल, तो इसका मैच इसके साथ हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ ना, इधर लिख देते हैं, बी का होगा 1, ठीक है। और डिस्फेजिया अभी तक आया नहीं है। डिसकैलकुलिया अ डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल, तो सी का तो यही रहेगा। सी का क्या रहेगा? सी का रहेगा 3, एक सेकेंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सी का रहेगा 3। और ये वाला जो ये था कि लिखने में दिक्कत होती है, तो लिखने में डिस्ग्राफिया होती है, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 2, ठीक है। अब हमारा जो रह गया पहले का चौथा हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक बार पहले का चौथा है क्या। पहले चौथा, हाँ, कम्युनिकेशन में होती है दिक्कत, लैंग्वेज में दिक्कत होती है, वो किस में है? वो डिस्फेजिया में है। तो पहले का चौथा, तो ए का 4। अब ये देखो ये किस में है, ये नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे। तो ए का 4 कहाँ कहाँ है? एक तो इसमें है, एक इसमें है। तो बी का 1 है हमारा, ये रहा बी का 1, सी का 3, डी का 2। यही आपका आंसर है, चौथा आपका आंसर था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है वही से। डिसलेक्सिया वाले बच्चे को क्या दिक्कत आती है? स्ट्रगलिंग विद वर्ड्स, वर्ड के रिकॉग्निशन में, डिकोड में। हाँ, बी को एल पढ़ देगा, सॉरी बी को डी पढ़ देगा, डी को बी पढ़ देगा, तो ये वाला ही आपका अभी तक सही लग रहा है। इन अटेंशन हाइपर एक्टिव, ये किस में होती है भैया? ये बताओ। इन अटेंशन हाइपर एक्टिव ये किस चीज़ के अंदर होती है? ये आपकी होती है जो ADHD वाला बच्चा होता है, ठीक है। ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो गिफ्टेड बच्चे के अंदर होती है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। डिफ़िकल्टी इन मोटर मसल कंट्रोल एंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, ये डिस्प्रैक्सिया वाले बच्चे को होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से करेक्टली पेयर कौन सा है? पेयर कैसा सही बना हुआ है? क्रिएटिविटी, चलो आपको बता देता हूँ। क्रिएटिविटी के लिए डाइवर्जेंट थिंकर होना जरूरी है, ना कि कन्वर्जेंट, ठीक है। जब थिंकिंग करेंगे तब करेंगे हम इस टॉपिक को। डिसलेक्सिया रीडिंग, ये सही है हमारा, ठीक है। इंटेलिजेंस एक यूनिटरी ट्रेट नहीं है, मल्टीपल ट्रेट्स हो सकते हैं आपके। इंक्लूजन एजुकेशन फॉर लर्नर विद डिसेबिलिटी इन स्पेशल स्कूल, स्पेशल स्कूल में नहीं,
कॉमन स्कूल में हम पढ़ाएंगे, तो दूसरा ही आपका सही था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन अ लैंग्वेज क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड बी अवॉइडेड फॉर सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट। कंक्लूजन नहीं होना चाहिए था, ये इंक्लूजन होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए, डिसलेक्सिया वाले बच्चे क्या हैं, डिसलेक्सिया वाले बच्चे पढ़ नहीं पाते सही तरह से, जो पढ़ नहीं पाते वो फिर लिखते भी उल्टा सीधा है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। सेटिंग स्ट्रिक्ट टाइम लाइन्स फॉर सबमिशन ऑफ हैंड राइटिंग वर्क, ये गलत है, ये आपको अवॉइड करना है, ठीक है। यही चीज़ अवॉइड करनी है मेनली, तो ये एक ही चीज़ आ गई है जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, अलाउ वॉइस रिकॉर्डर इंस्टेड ऑफ नोट टेकिंग इन क्लासरूम। हाँ बिल्कुल सही बात है, उनको वॉइस रिकॉर्ड कर लेने दीजिए अगर कोई बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, तो सही बात है, ये चीज़ भी आपकी सही चल रही है। फिर है अलाउड टाइप्ड एंड प्रिंटेड असाइनमेंट, टाइप्ड और प्रिंटेड असाइनमेंट इंस्टेड ऑफ हैंड राइटिंग, हो सकता है ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ आप भी कर सकते हो, वैसे इसका कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आप ये कर भी सकते हो। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रीडिंग एंड राइटिंग एट्स इंडिविजुअल पेस, अपने पेस पर लिखने दीजिए, ये सही है। अब देखो तीसरे वाले का कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था, लेकिन पहले वाले में दिक्कत क्या थी, पहले वाले में दिक्कत ये थी कि ये बच्चों के लिए गलत था। आया समझ में। अब देखो हो सकता है आप एक क्लास के अंदर डिसलेक्सिया वाले बच्चों को पढ़ा रहे हो, एक क्लास के अंदर डिस्ग्राफिया डिसकैलकुलिया इस तरह के बच्चों को पढ़ा रहे हो, एक ही क्लास के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो आप दूसरों के लिए भी वो चीज़ें करेंगे जो पहले वालों को दिक्कत ना दे। आया समझ में। कि जैसे मान लो आपकी क्लास में एक ब्लाइंड बच्चा आया, आपने कहा ब्रेल बुक लगवाऊंगा, तो केवल उसके लिए लगवाओगे आप, ना कि पूरी के पूरे बच्चों की ब्रेल बुक्स बदल दोगे। तो ये उन्हीं में से एक है, आपके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बच्चे की उन्होंने ब्रेल बुक लगवा दी तो नॉर्मल बच्चे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा उस चीज़ से। तो ये सेम वैसा ही था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी बच्चे को लो अटेंशन स्पैन की दिक्कत है, ठीक है, तो उसको क्या है, ADHD है, कोई दिक्कत की बात आई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। मैं तो 2 घंटे सोच रहा था, ये तो 1 घंटे 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा इस हिसाब से। चलिए कह रहे हैं अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन बोथ इन रीजनिंग लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ऐसी चीज़ है देखो इस चीज़ से जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग है या उसको कोग्निटिव दिक्कत है कुछ। आया समझ में, उसको फिजिकल दिक्कत नहीं है, उसको कोग्निटिव दिक्कत है। जिस बच्चे को ADHD होता है उस बच्चे को कोग्निटिव दिक्कत नहीं होती, उसको इमोशनल और इस तरह की दिक्कत रहती है ना। ऑटिज्म वाले को भी आप इमोशनल दिक्कत कह सकते हो। तो अब कह रहे हैं कि अगर ये सारी दिक्कतें हैं किसी बच्चे को, तो उसमें कौन सा इम्पेयरमेंट है, हियरिंग वाला नहीं है, विजुअल वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसमें, ठीक है, बौद्धिक क्षति है उस बच्चे के साथ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग में बच्चे को आ रही है, तो क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। देखो वही है, अल्फ़ाबेट बनाने में, स्पेसिंग ऑफ वर्ड में, कभी बना देगा छोटे, कभी बना देगा बड़े, कभी अधूरे छोड़ देगा। तो ये किस में है, ये डिस्ग्राफिया में है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। वीडियो भी लाइक कर दो और कमेंट करके बताते रहो आंसर, ठीक है। वही है अटेंशन स्पैन, अटेंशन नहीं दे पाता बच्चा, लंबी अवधि के कार्य नहीं कर पाता, ADHD है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर फॉर अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटेजी, मतलब एक तरह से आप बच्चों को लाए हो, उनमें कोई दिक्कत है तो आप उनके लिए क्या काम सही करोगे। तो डिसकैलकुलिया बच्चों के लिए प्रोहिबिट कर दोगे कैलकुलेटर, नहीं, डिसकैलकुलिया वाले बच्चों के लिए कैलकुलेटर को हम अलाउड रखेंगे। डिसलेक्सिया वालों को आप कहोगे कि लॉन्ग ऐसे लिखो, नहीं भैया। विजुअल इम्पेयरमेंट को कहोगे कि आप रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, ये कर देंगे इनके लिए कि उनको पढ़ के वो सुनाता रहे, ये चीज़ सही है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर डिसकैलकुलिया वाले बच्चों के लिए हम ये कैलकुलेटर कर रहे हैं, तो ये तो गलत चीज़ हो गई ना, तो हम मैथ कैसे सिखा पाएंगे। अरे भैया मान लो कोई SST में कैलकुलेशन है, ज्योग्राफी में, कोई साइंस में कैलकुलेशन है, तो आपको तो बेसिक वो चीज़ करवानी है ना। साइंटिफिक उस बंदे को आती है कि नहीं आती है, आपको कैलकुलेशन से क्या लेना देना है, आप उस बच्चे को कैलकुलेट, और ये बड़ी मैकेनिकल चीज़ हो रखी है, आया समझ में, ये आ जाती है बच्चों को। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
कह रहे हैं टू सपोर्ट द इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया है अगर किसी बच्चे को तो आप क्या करोगे, प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर एंड मैथ्स ऐप टू स्टूडेंट, ये आप प्रोवाइड कर दोगे, विजुअल कैलकुलेटर उन बच्चों को दे दोगे क्योंकि मैथ्स में उनको दिक्कत होती है। आया समझ में? बेसिक चीज़ें समझो, ये हो सकता है अगर आप ये समझो तो आप ये कहोगे तो गलत है बिल्कुल, बच्चे मैथ्स के पेपर में कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं, लेकिन डिसकैलकुलिया वाले बच्चों के लिए आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं उनको कहाँ दिक्कत होती है आप ये बताओ। टेक्टाइल ग्लोब में नहीं, छूकर वो ग्लोब को पहचान सकते हैं। छोटे प्रिंट वाली जो बुक्स होती हैं इनमें दिक्कत होती है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है, ये बेनिफिशियल नहीं है बच्चों के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक बच्चा एक जगह पे बैठ नहीं पाता और वो इधर उधर अटेंशन उसका जाता रहता है, तो उसको क्या है, उसको ADHD होगा। देखो ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो कितनी चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इनमें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। सोशल कम्युनिकेशन में किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है, वो ज़्यादा बात नहीं कर पाता, ज़्यादा लोगों में रह नहीं पाता, ऑटिज्म है उसमें, मैंने आपको बताया था। आप समझो, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप बहुत कम पढ़ाते हो, पढ़ाते कम हैं, लेकिन देखो उन्हीं में से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपने इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास हमारी देखी है तो इंक्लूजन के वे दो जो क्वेश्चन करवाए हैं, दो क्लासेस के अंदर, लास्ट क्लासेस के अंदर क्वेश्चन करवाए हैं, वो आप कर सकते हो। और इसके अंदर डिसेबिलिटी वाले कर रहे हैं, इसके बाद हम अभी जेंडर के करेंगे, उसके बाद गिफ्टेड वाले करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्यों? क्योंकि यही आता है और हर साल यही आता है, ठीक है, नई चीज़ नहीं करवा रहा मैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन, मतलब आप एकोमोडेट कर रहे हो। इंक्लूजन में हम एकोमोडेट करते हैं ना, तो डिसकैलकुलिया वाले बच्चों के लिए प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर होना चाहिए, हमने बात की है इस बारे में। डिसलेक्सिया को आप लेंदी रिटर्न टेक्स्ट नहीं देंगे। हियर एम पर जो हियरिंग वाले बंदे हैं उनको आप ऑडियो टेप नहीं देंगे। जो विजुअल वाले बच्चे जो देख नहीं सकते उनको पिक्चर बुक नहीं देंगे आप। चलो फर्स्ट है आपका, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कोज चैलेंजिंग इन रीडिंग एंड कंप्रीहेंडिंग। रीडिंग के अंदर किस बच्चे को दिक्कत होती है? डिसलेक्सिया वाले को होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वही क्वेश्चन एक कह सकते हो, वैसा ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट सा कर दिया कि उसको भी रीडिंग और कंप्रीहेंड में दिक्कत होती है, तो ऐसे बच्चा कौन सा होता है? डिसलेक्सिया वाला बच्चा होता है। देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक तरह से, लैंग्वेज बदल बदल के। मतलब डिसलेक्सिया से आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, जितना बताया वही है, पढ़ने से रिलेटेड दिक्कत है भाई बच्चे को। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इन रेगुलर स्कूल। डिसेबिलिटी अगर किसी बच्चे को है, इनका इंक्लूजन करने के लिए किस प्रोविजन इज अगेंस्ट द, किसके प्रतिकूल है, यानी कि 2016 वाले जो ये है, ये जो एक्ट आया था राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसमें क्या बात नहीं कही गई थी? एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, बिल्कुल सही बात। आप देखोगे कि जो PWD होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पेपर कंप्लीट करने के लिए, सही है। फैसिलिटी टू सब्सक्राइब टू मीट द स्टूडेंट नीड, भाई अगर किसी कोई बच्चा लिख नहीं सकता तो उसको एक लिखने वाला बंदा दिया जाता है, ये भी सही है। कंपलसरी सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज कोर्सेज, ये नहीं है भाई। कंपलसरी सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज कोर्सेज अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है या नहीं पढ़ पा रहा तो उसको छोड़ देंगे। रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर इंडिविजुअल नीड, देखो अब अगर आप यही देखोगे कंपलसरी वाली चीज़ में है, ये आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। आपको ज़बरदस्ती को भी कभी करनी ही नहीं है, बाध्यता बाध्य होने ही नहीं चाहिए आपको, तो उनके अनुसार आपको बदलना है चीज़ों को। तो चलिए चौथा आपका आंसर था इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस चीज़ में आता है? भाषा में आता है, जो आप बोलते हो। समझो इस चीज़ को, पढ़ने से रिलेटेड डिसेबिलिटी कौन सी थी? डिसलेक्सिया थी। लिखने से रिलेटेड डिसग्राफिया थी, ठीक है। अगर वो लिखने के अंदर भी कौन सी है? छोटे बड़े लिख रहा है, स्पेसिंग में दिक्कत आ रही है उसको, तो वो डिसग्राफिया है। अगर वो B का D लिख रहा है तो ये डिसलेक्सिया है, क्योंकि उसको पढ़ने में ही दिक्कत आ रही थी। डिस्फेजिया क्या है? भाषा, बोलने वाली भाषा में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो ये डिस्फेजिया है। तो कंफ्यूज मत होना कभी इन चीज़ों के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? रीडिंग संबंधी है, आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं अ कंडीशन ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन मेमोराइजिंग नंबर सीक्वेंस नंबर वाली बात आ गई है। कंपेयरिंग टू और मोर नंबर, मैथ से रिलेटेड है, दिक्कत की बात है ही नहीं इसमें। मैथ्स में दिक्कत आ रही है उस बच्चे को। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस नहीं बना पाता बच्चा, मोटर स्किल्स में दिक्कत होती है। ये किस में थे? डिस्प्रेक्सिया में थे भाई, हमने बात की थी इस बारे में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन। आपको एकोमोडेट करने, अलग अलग बच्चों को दिक्कत है, उनके लिए आप स्कूल में क्या करोगे, उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा। उसका रीज़न ये बताता हूँ कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको सही आंसर नहीं पता हो। एक सही आंसर आपको ये हो कि हाँ ये पता नहीं है मुझे, ये सही है या गलत है, लेकिन एक ऐसा आंसर हो जो बिल्कुल 100% गलत होगा। तो आप ऐसे करके उन क्वेश्चन को काट देना, मतलब उन ऑप्शंस को काट देना। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD है किसी बच्चे को, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन मूवी दिखाओगे। भैया लॉन्ग ड्यूरेशन मूवी नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन मूवीज लेके आएंगे, ये तो कट गया। ऑटिज्म, स्टिक टू सेम स्केड्यूल एज मच एज पॉसिबल। सेम स्केड्यूल के ऊपर मतलब एक ही समय सारणी या दिनचर्या पे हो तो उस पर वो करो। ठीक है, अभी ऑटिज्म के बारे में हमने बात की थी कि उसको घुलना मिलना पसंद नहीं होता, तो हो सकता है भैया उसको ये वाली चीज़ भी ना हो कि कभी कुछ करवा दिया कभी कुछ करवा दिया। अभी इसके ऊपर बात करते हैं। डिस्कैलकुलिया में आप उसको कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन दे रहे हो। भैया हम तो डिस्कैलकुलिया वाले बच्चे को कंप्यूटर या फिर जो आपका कैलकुलेटर होता है वो देने की बात कर रहे थे, तो ये तो गलत चीज़ हो गई है। स्पीच इम्पेयरमेंट वाले को कह रहे हो कि ओनली ओरल असेसमेंट होगा। जो बच्चा बोल ही नहीं पा रहा उसका ओरल असेसमेंट आप कैसे कर लोगे? ये भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा सही है। ऑटिज्म वाला बच्चा जो होता है वो चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, समझ लेना इस तरह से। वो डायनामिक नहीं होता, डायनामिक वो अकेला अकेला रहना पसंद करता है। तो इस वजह से जितना हो सके उसका रेगुलर रूटीन मत छेड़ो, वो अपने रेगुलर रूटीन पे से देखो। फ्लेक्सिबल रूटीन का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल रूटीन का मतलब ये नहीं है आप डेली बदल रहे हो, नहीं। फ्लेक्सिबल रूटीन का मतलब ये है कोई बच्चे को प्रॉब्लम है किसी रूटीन में तो उसको छूट दे दो उस चीज़ में। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है, चेंज ऑफ रूटीन की बात नहीं थी। ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल का मतलब ये है कि एक बच्चा ये चाहता है कि सर या ADHD वाला बच्चा है कि मेरा मन तो इस टाइम पे पढ़ने का है, पढ़ ले भाई तू इस टाइम पे पढ़ ले। ठीक है, क्योंकि ये बैठ ही नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ आपको रखनी है जो सबके लिए बढ़िया हो। ऑटिज्म वाला कहेगा कि तेरे को कोई दिक्कत हैगा, ऑटिज्म वाला कहेगा नहीं मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये उसी में पढ़ लेगा। तो ऐसा होना चाहिए आपका स्कूल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सोशल कम्युनिकेशन स्किल। सोशल कम्युनिकेशन करने में और फ्रेंड्स बनाने में इनमें से किस बच्चे को दिक्कत आती है? ऑटिज्म वाले बच्चे को आती है। वो घुल मिल नहीं पाता लोगों के बीच में, वो जब नज़र ही नहीं मिला पा रहा तो क्या घुल मिल पाएगा, ये समझो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वलीनता, खुद में ही वो घूम रखा है, खुद में ही लीन है वो। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं किसी बच्चे को डिस्ग्राफिया है। ठीक है, उस बच्चे को आप लेके आना चाहते हो, शामिल करना चाहते हो, लेकिन बाधा उत्पन्न इनमें से क्या चीज़ करेगी ये बताओ। तो डिस्ग्राफिया, उसको लिखने में दिक्कत है, अगर आप लिखना ही उससे करवाओगे तो दिक्कत होएगी। कंपलसरी विद कंपलसरी रिटर्न असाइनमेंट फॉर असेसमेंट, उससे लिखवा के ही रिटर्न असाइनमेंट आप उसकी असेसमेंट करोगे, गलत है ना ये चीज़। तो कंपलसरी थोड़ी कर सकते हो। एक्स्ट्रा टाइम दो नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, टाइप्ड कॉपी दो क्लासरूम नोट्स की, उसको कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइड एंड ऑडियो रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर दो या लैपटॉप दो क्लास के अंदर लिख पाए, मतलब आपकी रिकॉर्ड कर पाए या टाइप कर पाए, तो ये सारी चीज़ें सही हैं। तो पहला आपका उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बताओ इनमें से किस बंदे को डिसलेक्सिया होगा? B का D और 21 का 12, यही तो डिसलेक्सिया है हमारा। ठीक है, जिसको लिखने में या पढ़ने में ऐसे दिक्कत होती है, जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है वही ऐसे लिख पाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। यानी स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चैलेंजिंग दे फेस, मतलब ऑटिज्म वाले बच्चे की पहचान आप कैसे कर सकते हो, ये बात है। ठीक है, तो एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में उसको दिक्कत होगी। कम्युनिकेशन में कैसे दिक्कत होगी कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो घुल मिल नहीं पाएगा। अभी बात पे करते हैं, अभी हमने बात की थी कि सोशल स्किल्स नहीं होते उसके अंदर, तो अभी उन चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। मान लो आपको ये चीज़ नहीं पता है, ये मैंने अभी तक बताया भी नहीं था। ठीक है, तो आपका क्या कर पाएगा? तो उस बच्चे को क्या फिक्स रूटीन रखने में दिक्कत होगी? फॉलोइंग फिक्स रूटीन हमने बात की थी, नहीं। मेमोराइज करने में, इसके बारे में भी कोई बात नहीं है। ग्रोस मोटर स्किल में, इसके बारे में भी तो यही है।
वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी बातें और दूसरे बंदे के आइडियाज़ है वो ले नहीं पाता, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, समझो इस चीज़ को। भाषा के आधार पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बोलने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो अपने आइडियाज़ को नहीं बता पाता, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से बताओ किस में सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत होती है। सोशल इंटरेक्शन वही बात है कि उसको सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना नहीं आता, तो वो ऑटिज्म वाले को आती है, स्वलीनता वाले बच्चे को। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत होती है, डिसकैलकुलिया है। चलिए नेक्स्ट पे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स इंडिविजुअल एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर्स। तो देखो भाई, पहली बात तो बैलेंस और मोटर डिसेबिलिटी ये किस चीज़ में हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था डिस्प्रेक्सिया में, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एबिलिटी टू मूव, वो चलने फिरने में उसको दिक्कत होती है और वो बैलेंस और पोस्चर नहीं बना सकता। तो वो किस चीज़ के अंदर था, वो हमने सेरिब्रल पल्सी में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी है, क्योंकि उसका क्या होता है, चोट वगैरह लग गई या इस तरह का कुछ हो गया तो उससे उसका जो लकवा लग गया या ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड है आपका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट द एबिलिटी टू राइट करने में अगर किसी को दिक्कत आ रही है लिखने में, तो डिस्ग्राफिया है उस बंदे को। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्ट बिहेवियर। बार बार दोहराता है उसका व्यवहार जो होता है। आप ये चीज़ मैं आपको जो कह रहा हूँ ना कि भाई आप करना ये वाली चीज़, आप वो गुड डॉक्टर वाली सीरीज जरूर देख रहे हैं, आपको दिखेंगी ये चीज़ें कि उसमें ऑटिज्म वाला जो बंदा है उसको उसके साथ ये दिक्कत है, तो यही वाली बात है, ठीक है, कि वो बार बार अपनी बातें बोलता रहता है और ये सारी चीज़ें हैं उसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ADHD वाले बच्चे का इंक्लूजन करना है आपको, तो आप क्या नहीं करोगे, सॉरी इसमें पूछा हुआ है क्या करोगे आप, तो वो देखो। तो यानी एक पॉजिटिव चीज़ है उसके लिए, बाकी 3 नेगेटिव चीज़ है, तो देख लेते हैं। तो कह रहे हैं ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल चंक। उसके लिए एक लंबा जो काम था उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। ये काम आप कर सकते हो क्योंकि उसका छोटा अटेंशन स्पैन होता है। अगला देखते हैं, लॉन्ग एंड रिपीटेटिव असाइनमेंट आप उस बच्चे को बिल्कुल नहीं दोगे। इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन, क्लासरूम में डिस्ट्रैक्शन को बढ़ावा दे दोगे नहीं। रिस्ट्रिक्ट मल्टीपल वे ऑफ एंगेजमेंट इन क्लास, नहीं रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करोगे आप ये चीज़ों में। तो यही है, फर्स्ट आपका उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं स्टूडेंट हैविंग ADHD, ये ADHD वाला जो ये बच्चा है इसको क्या चीज़ इनमें से करने में प्रॉब्लम आएगी। कॉम्प्रिहेंसिव द रिटन टास्क, टेक्स्ट जो लिखा है लिखित पाठ को समझने में दिक्कत आएगी इसको, नहीं। वो किसको आती है, डिसलेक्सिया वाले को आ सकती है। कंटिन्यूइंग ऑन अ गिवन टास्क फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक एक ही चीज़ पर काम करने में ये आएगा भैया, ये वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, ठीक है। परसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सस्टेनिंग सफिशिएंट एनर्जी लेवल्स, पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना, वो तो अपना उसमें तो एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है भाई, तो वो उसका तो स्तर बना रहता है। तो चौथा मतलब आपका क्या है, आपका सेकंड आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं अगर आप टेक्नोलॉजी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी और टूल्स वगैरह दे रहे हो बच्चे को, तो ये किस किस के इंक्लूजन में आपके लिए प्रभावी कार्य करेंगे। तो जब आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हो ना, तो ये हर एक बच्चे के जीवन में प्रभावी यूज़ होगा इनका। तो लो विजन वाले के लिए भी, लो विजन वाले के लिए आपने कंप्यूटर लिया है, हियरिंग एड सॉरी कोई टेप रिकॉर्डर लिया है जिससे वो लेक्चर वो कर सके। अटेंशन जो ADHD वाला बच्चा है वो कुछ इस तरह का लिया है कि जिससे उसका काम होता है वो छोटे शॉर्ट स्पेन में वो काम कर सके, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सेरिब्रल पल्सी के लिए भी ऐसा ही कुछ कर सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के लिए चीज़ों को कुछ बढ़ा के दिखा सकते हो। तो चौथा वाला है आपका, ठीक है, मतलब चौथा इन द सेंस 1 2 3 4 ये। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर ऑफ अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन। एकोमोडेट कर रहे हो आप बच्चे को, देखो इस तरह के क्वेश्चन कितने ज़्यादा आए हैं कि एक बच्चे को आप इंक्लूसिव एजुकेशन में एकोमोडेट कर रहे हो स्पेसिफिक डिसेबिलिटी वाले बच्चे को, तो आप क्या करोगे। गिफ्टेड वाला बच्चा है जो, गिव इजी एंड सिंप्लीफाइड कंटेंट, इजी कंटेंट थोड़ी दोगे, वो बोर हो जाएगा। ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट बार बार बदलते रहोगे, नहीं भाई, ठीक है। डिस्ग्राफिया वाले को असाइनमेंट बेस्ड ऑन फाइन ड्राइंग का काम दे दोगे डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को, वो बेचारा
अक्षर सही तरह से नहीं बना पा रहा, ठीक है, समय जैसे मैं हूँ तो मेरे से क्या ड्राइंग कोई करेगा, मेरे से गोला सही तरह से नहीं बन पाएगा। स्पीच इम्पेयरमेंट, शो पेशेंस एंड गिव एम्पल टाइम ऑफ रिस्पॉन्ड, यही सही बात है, क्योंकि उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है जिन बच्चों को स्पीच में दिक्कत होती है। डिस्ग्राफिया किस चीज़ से रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है, हमने बात की थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कोई विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा है, उसको देखने में दिक्कत होती है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या करोगे, स्मॉल प्रिंट वाली किताबें लेके आओगे, नहीं, साइन लैंग्वेज यूज़ करोगे। साइन कैसे देख पाएगा, वो देख ही नहीं सकता वो तो। टेक्टाइल एंड एम्बोस्ड मटेरियल, कुछ इस तरह से उभरी हुई चीज़ें लेके आओगे जिनको स्पर्श करके पहचान सकता है, वो यही चीज़ है, सही, ठीक है। तीसरा आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ भाई, रीड करने में, लेटर्स अंडरस्टैंड करने में, वर्ड अंडरस्टैंड करने में दिक्कत है बच्चे को, तो क्या है, डिसलेक्सिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले को, यानी कि जिस बच्चे को हाथ में पैर में इन ऐसे दिक्कत हो, तो लोकोमोटर, तो आप क्या अवॉइड करेंगे, इनमें से क्या अवॉइड करेंगे। एलोकेटिंग क्लासरूम लाइब्रेरी एंड लैब्स ऑन टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर वाले मतलब नहीं देंगे, एलोकेट नहीं करेंगे उसकी क्लास, सही बात है, हमने बात की थी ग्राउंड फ्लोर पे करेंगे, ठीक है। रैम्प्स वगैरह आप करेंगे, ये चीज़ सही है। तो अवॉइड किस चीज़ को करेंगे, पहली चीज़ को ही अवॉइड करेंगे, ठीक है। लिफ्ट देंगे, रैंप देंगे, ये बात तो सही कह रखी थी इन्होंने। और मेकिंग एडेप्टेशन एज पर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट करेंगे चीज़ों को। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आप कुछ चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला ही आपका आंसर था। डिसकैलकुलिया वाले बच्चे को क्या दिक्कत होती है भाई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में होती है। चलो आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकार, यानी किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम है वाले विद्यार्थियों को सफल समावेश में बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कि ऐसा हमें नहीं करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो आप क्या करोगे, ब्रेक टास्क एंड असाइनमेंट टू शॉर्ट एंड इजी टू मैनेज आपका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्करेज करोगे यूज़ ऑफ विजुअल एंड सपोर्टिव, नहीं, डिस्करेज नहीं करेंगे, एनकरेज करेंगे विजुअल और सपोर्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स को, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई एक बात बताओ ना, वो बच्चा सुन नहीं सकता तो उसको देखने की तो दो, आप विजुअल सपोर्ट को क्यों बंद करवा रहे हो, ठीक है। तो ये गलत चीज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। डिसकैलकुलिया में बता दो क्या हो रहा है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। ये हमारा 21 जनवरी 2022 को ये लास्ट है भाई हमारा 21 डिसेबिलिटी का, ये क्वेश्चन आज लास्ट है, ठीक है। मतलब ख़त्म हो गए, इतने क्वेश्चन पूछे गए थे डिसेबिलिटी से रिलेटेड, जल्दी हो गए भाई। तो लर्निंग डिसेबिलिटी मैथ वाली कौन सी थी, डिसकैलकुलिया ही था, देखो सिंपल है, ठीक है। अब हम चलते हैं फटाफट अपना जेंडर वाले पे चलें क्या, गिफ्टेड वाले पे चलते हैं, जेंडर पे ही चलते हैं, चलो ठीक है। 16 दिसंबर से ये भी फटाफट कर लेते हैं। देखो कह रहे हैं कि आदमी हमेशा दिमाग से सोचते हैं और औरतें हमेशा दिल से सोचती हैं, हृदय से सोचती हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट किस पे आ गई, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट है ना जो लड़के और लड़कियों को अलग कर रही है कि ऐसा है होता है, आदमी बड़े कठोर होते हैं, ये सारी आपके स्टीरियोटाइप बने हुए हैं। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, समझ लेना इस चीज़ को। लैंगिक रूढ़िवादिता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या आएगा कि इस बेस के ऊपर आप किसी लड़की को कोई जॉब नहीं देते कि नहीं तुम तो दिमाग से सोच नहीं पाओगी, तुम तो दिल से सोचोगी, तो वहाँ आप जेंडर डिस्क्रिमिनेट करते। आपकी सोच क्या है, आपकी सोच जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव प्रैक्टिस, इनमें से क्या नहीं है जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। उसको ये जेंडर स्टीरियोटाइप बढ़ाना नहीं है, इसको कम करना है। तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, जेंडर बायस को काउंटर करेंगे, बिल्कुल सही बात है। जेंडर के ऊपर जो पक्षपात हो रहा है उसको चुनौती देंगे। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करेंगे। ये तो गलत हो गया ना, आपने दिमाग में कुछ सोच रखा है उसके हिसाब से आप बच्चों को अलग अलग बैठा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते भाई। कह रहे हैं द रोल ऑफ टीचर विद इन क्लासरूम इज टू एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड रिलेटेड टू जेंडर। इनमें से आप क्या समझते हैं कि शिक्षिका किस चीज़ को प्रेरित करेगी कि बच्चे उसके संदर्भ में बात करें। जेंडर बद्धता, जेंडर टाइपिंग, जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर स्थिरता, इसके बारे में बात करें। वो बात करें एडोप्ट सोशली एक्सेप्टेबल जेंडर रोल्स, जेंडर रोल जो सोसाइटी ने बना रखे हैं, या जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी,
यही होगा। जेंडर का जो स्टीरियोटाइप होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आया समझ में? आपने कोई आपकी सोच आप ये कह सकते हो कि जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी जोड़ के इन्होंने क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया कि फ्लेक्सिबल हो आप उस चीज़ में। आप ऐसा नहीं सोचते कि लड़कियों की हमेशा वो दिमाग से सोचती हैं या लड़कियां कमज़ोर होती हैं। नहीं, आपको पता है पहलवान लड़की होगी तो उठा कर पटक देगी आपको। ठीक है, तो ये चौथा आपका आंसर है। तो ये बच्चों के अंदर इन चीज़ों के ऊपर बात करवाओगे आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे जेंडर टाइपिंग वगैरह ये कुछ नहीं होता। चलो, डोल एंड पिंक ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद गर्ल्स। देखो, लड़कियों के साथ क्या जोड़ दिया, पिंक और डोल ये जोड़ दिया। तो ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ये चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं हाउ कैन अ टीचर प्रमोट जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। समझ रहे हो, मतलब उनमें लचीलापन लाना चाह रही है कि जो ये आप आसपास देख रहे हो स्टीरियोटाइप हो रहे हो, नहीं, इनके अंदर आप फ्लेक्सिबल बनो। तो क्लासरूम में तो वो टीचर क्या करेगी, बाय एनकरेजिंग गर्ल्स टुवर्ड आप गर्ल्स को कहोगे कि फेमिनाइन ट्रेट की तरफ और बॉयज़ को कहोगे आप मैस्कुलाइन ट्रेट की तरफ करो। आपने अपने दिमाग में कुछ ट्रेट्स बैठा रखे हैं और रोल्स बैठा रखे हैं, उसके हिसाब से आप उनको बांटने की कोशिश करोगे। नहीं भाई, गिव जेंडर स्पेसिफिक लर्निंग टास्क। जेंडर स्पेसिफिक लर्निंग टास्क कौन सी होती है, ये तो गलत है। कहोगे आप कि कुकिंग सीख बेटा, तू कुकिंग सीख क्योंकि ये तेरा काम है। नहीं भाई, बॉयज़ भी कुकिंग सीख सकते हैं। तो जेंडर स्पेसिफिक लर्निंग कुछ नहीं होता है। बाई हैविंग जेंडर अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन, गर्ल्स से तो कहोगे तू लैंग्वेज में और बॉयज़ से कहोगे तू मैथ के अंदर कर। नहीं भैया, बॉयज़ भी हिंदी में अच्छे हो सकते हैं, इंग्लिश में अच्छे हो सकते हैं और लड़कियां भी मैथ में अच्छी हो सकती हैं, ये भी गलत है। बाई प्रेजेंटिंग रोल मॉडल ऑफ पीपल इन नॉन स्टीरियोटाइपिकल सेक्स रोल, बिल्कुल सही बात है। आप वो रोल मॉडल उनके सामने लेके आओगे जहाँ पे नॉन स्टीरियोटाइपिकल सेक्स रोल्स थे। मतलब कि आप उनके सामने वो भी दिखाओगे कि फ़ोटोज़ अगर आपको बस का दिखाना है तो बस के अंदर उस फोटो में वो दिखाओगे जहाँ पे लड़कियाँ भी बस चला रही हैं, आप कहोगे। ठीक है, अगर आपको ड्राइविंग करते हुए दिखाना है तो हमेशा ड्राइव करते हुए एक लड़के की फ़ोटो क्यों हो, लड़की की भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो चौथा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे बैडमिंटन कंपटीशन अगर आप हो रहा है तो उसमें तो बॉयज़ को सेलेक्ट कर लेते हो और म्यूजिक कंपटीशन में लड़कियों को सेलेक्ट कर लेते हो। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जेंडर क्या है, जेंडर एक सोशल कंसेप्ट है और सेक्स क्या है, सेक्स बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। चलिए, आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं टू ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ना है आपको, तो आप क्या करेंगे। लेट स्टूडेंट कैरी ऑन विद दोज जेंडर स्टीरियोटाइप, कि उन्हीं स्टीरियोटाइप्स के साथ उनको कहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, रहने दो ये सर। ठीक है, शेयर वेरियस एग्जाम्पल दैट चैलेंज दो स्टीरियोटाइप, बिल्कुल सही बात है। आप वो एग्जाम्पल्स चैलेंज करोगे जहाँ पे आपको दिखाओगे आपकी भैया ये स्टीरियोटाइप जो टूटे। जैसे क्रिकेट के लिए अगर आप बात करते हो क्रिकेट, ठीक है, आपसे कहेंगे कि आपका इंडियन क्रिकेट टीम में फेवरेट प्लेयर कौन है, तो इंडियन क्रिकेट टीम में 99% जो लोग होंगे वो क्या कहेंगे कि भैया, मतलब 99 क्या मैं कह रहा हूँ, 100% लोग आपकी इंडियन क्रिकेट टीम को किस तरह से जानते हैं। विराट कोहली, आपका रोहित शर्मा, आपके हार्दिक पांड्या, पुराने में सचिन तेंदुलकर, ये वो। लेकिन कोई भी कभी स्मृति मंधाना का नाम कभी नहीं लेगा, कोई झूलन गोस्वामी का नाम कभी नहीं लेगा। यही तो बात है, क्योंकि वो इंडियन मेल क्रिकेट टीम वीमेन और वो इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट नहीं है क्या, वो है, बिल्कुल पार्ट है। ठीक है, अब उसमें वो आप केवल मैन क्रिकेट टीम के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वो आपको आप उस तरह के एग्जाम्पल दोगे कि देखो भाई ये चीज़ें होती हैं। तो सेकंड आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं वाइल टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशन मोनिका शोड फ्लैश कार्ड्स ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल। नॉन ट्रेडिशनल रोल वही है ना, कुकिंग करते हुए लड़के को दिखाया जा रहा है। तो इस तरह की ये चीज़ें है। तो ये स्ट्रेटेजी किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी, जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट करने के लिए नहीं, इसको तोड़ने के लिए। जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इसको करेगी। तो यही है। ठीक है, सेकंड आपका आंसर है। जेंडर हायरार्की, जेंडर टाइपिंग ये कुछ नहीं होता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं जेंडर डिस्पैरिटी अगर आपको मिडिल स्कूल में हटानी है तो इनमें से क्या चीज़ें हेल्पफुल होंगी। जेंडर सेग्रीगेट सिटिंग अरेंजमेंट नहीं भैया, फोकस ऑन कन्फर्मिस्ट जेंडर रोल्स।
एनकरेजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप फैसिलिटी, यही बात है कि आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, आपको फोकस करना है जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा ना मिले, जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा मिले, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, आसान है ये तो। देखिए भाई, द टर्म बायोलॉजिकल क्या होता है, सेक्स बायोलॉजिकल होता है, और जो जेंडर होता है ये हमारा क्या होता है, ये सोशल होता है, ठीक है, सोशल ट्रेट बिहेवियर किसी कल्चर के हिसाब से, तो यही है आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, कह रहे हैं इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है और जेंडर स्टीरियोटाइप को ख़त्म करना है। आप क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट कर देंगे, लड़के लड़कियों को अलग बैठाया हुआ नहीं। यार पता है दिक्कत क्या आती है, लड़के लड़कियों को अलग बैठाने से एक फीलिंग आ जाता है कि ये लड़की अलग है लड़का अलग है, समझ रहे हो, ये फीलिंग होने लग जाती है कि लड़कियां अलग हैं और लड़के अलग हैं, ये दिक्कत आती है। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो यही होती है, आप वो चीज़ होती है ना, मतलब आप बिहेव ही नहीं कर पाते कि हाँ भाई, आप जैसे अगर देखा जाए तो अगर आप बात भी करोगे तो आप अलग तरह से बात करोगे, लड़की लड़के से अलग तरह से बात करेगी, लड़का लड़की से अलग तरह से बात करेगा, क्योंकि आपकी सोसाइटी में ये चीज़ चल रही है। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था तो मैंने बेस्ट चीज़ ये देखी थी कि वहाँ चाहे आपस में बात करें या आपस में लड़ें, लड़का और लड़की की बात कर रहा हूँ, वो कभी ये सोचकर नहीं लड़ते थे कि अगर कोई लड़की दूसरे लड़के से उसी तरह से लड़ेगी जिस तरह से वो एक लड़की से लड़ती, या लड़का उसी तरह से लड़ेगा जिस तरह से वो एक उससे लड़ता, मतलब अलग से उनको कोई वहाँ पे वो नहीं दिया हुआ था। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कई बार किन्हीं चीज़ों में लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है कि लड़कियाँ ऐसी कर सकती हैं, लड़का ऐसा नहीं कर सकता, वो चीज़ वहाँ नहीं थी, ना तो वहाँ प्राथमिकता थी ना वहाँ दबाया जाता था, और यही चीज़ होनी चाहिए। आप प्राथमिकता किसी को क्यों दोगे, ये समझो ना, इन चीज़ों को प्राथमिकता आपको नहीं देनी है कभी भी, ठीक है। जो मैंने रिजर्वेशन वाली बात कही है जो बसेस वगैरह में, तो वो उसके कारण है, ठीक है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि भैया उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, ठीक है, तो उस वजह से वो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो दिक्कत में हो, तो वहाँ पे वो हो सकता है, ठीक है, उस टाइम पे उनको पेन होता है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ें बड़ी नेगेटिव हैं कि लड़का अलग है लड़की अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको छोटे बच्चों में नहीं डालने देनी है। असाइनिंग जेंडर बेस्ड लर्निंग टास्क, जेंडर बेस्ड लर्निंग टास्क वही कर दोगे कि होम साइंस तो कौन लेगा, लड़की लेगी, क्यों भाई, ठीक है। एम्फेसाइज ऑन जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, एम्फेसाइज आप करोगे जेंडर स्पेसिफिक रोल नहीं, ये भी नहीं। फैसिलिटेट करोगे डिस्कशन जेंडर ट्रेट्स के बारे में, जेंडर ट्रेट्स के बारे में फैसिलिटेट करोगे डिस्कशंस को, सही बात है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, तो चौथा आपका आंसर है, कह रहे हैं एक स्कूल एनकरेज कर रहा है गर्ल्स को पार्टिसिपेट करने के लिए म्यूजिक और डांस में, और बॉयज़ को कि केवल तुम स्पोर्ट्स में करोगे, तो ये पर्सपेक्टिव क्या दिखा रहा है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है, नहीं भैया ये तो बढ़ा रहा है उसको। इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच है, प्रैग्मेटिक अप्रोच है ये उनके लिए कोई बहुत बढ़िया चीज़ है कि उनकी जो बॉयज़ और गर्ल्स की जो इनेट एबिलिटीज़ है उनको बढ़ावा देने के लिए, नहीं भाई गलत है ये बिल्कुल चीज़। इनेट एबिलिटी आप ये तो कह सकते हो बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन लड़कियों में अच्छा खाना बनाने की जन्मजात क्षमता होती है, ऐसा नहीं होता, बॉयज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट जेंडर बायस, यही चीज़ है, तीसरा आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहे हैं एक को एजुकेशन क्लासरूम है, को एजुकेशन लड़के और लड़की एक साथ पढ़ रहे हैं, सह शैक्षिक कक्षा, ठीक है। विच बिहेवियर ऑफ टीचर वुड रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बच्चों में स्टीरियोटाइप की भावना आएगी और इसलिए उसको अवॉइड भी करना चाहिए। तो आपको वो भावना बतानी है जिससे बच्चों की जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ेगी, ठीक है, वो गलत सोचेंगे। तो सेम सेक्स ग्रुपिंग कर रहे हो, लड़की का ग्रुप अलग बनाया, लड़कों का ग्रुप अलग बनाया, और डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग टास्क, डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग टास्क तो अच्छी चीज़ थी, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट किस चीज़ के लिए कर रहे हो, लड़के को अलग टास्क दे रहे हो, लड़की को अलग दे रहे हो, लड़के को कह रहे हो कि चल तू खेल, लड़की को कह रहे हैं चल तू घर घर खेल, ये ऐसा नहीं हो सकता, आया समझ में। तो डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग टास्क हमारे लिए अच्छी क्यों थी, क्योंकि भाई आप एक अगर आपका एक बच्चा बोल नहीं सकता और एक बच्चा सुन नहीं सकता, ये दो बच्चे अलग थे, उन दोनों की नीड्स अलग थी इनकी, ठीक है, ज़रूरतें अलग थी, लेकिन
सेक्स के हिसाब से ज़रूरत अलग थोड़ी है कि एक लड़का है तो उसके लिए आप उसको अलग तरह से ट्रीट करोगे, लड़की को अलग तरह से ट्रीट करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला ही आपका आंसर है, ये अवॉइड की जानी चाहिए। जेंडर इज डिटरमाइंड, बर्थ के टाइम पे क्या होता है, सेक्स डिटरमाइन होता है, ना कि जेंडर। जेंडर सोसाइटी बनाती है। एस्क्राइब्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से वो चीज़ें चलती हैं जेंडर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग, कि आपने अलग अलग बच्चों को बैठा दिया और जेंडर बाइज्ड लर्निंग आपने कर दी, जेंडर बेस्ड लर्निंग आपने कर दी, तो ये किस चीज़ को करेगा, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाएगा नहीं, जेंडर इक्वलिटी को फैसिलिटेट करेगा नहीं, ये जेंडर बायस को करेगा, ये जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करेगा नहीं, ये जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट करेगा। तो इसका आंसर है तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं टीचर शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट, टीचर को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। केवल नर्स के टाइम पे, वो नर्स आपके सामने अगर आपका ये कहें तो आप हमेशा नर्स को क्या कहोगे, नर्स को कहोगे नर्स आती है, कभी ये नहीं कह सकते आप नर्स आता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग लड़के भी करते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो भाई लेकिन वो और लड़कों को हमेशा डॉक्टर की तरह आप दिखाओगे कि लड़के तो डॉक्टर बनेंगे और लड़कियां नर्स बनेंगी, ऐसा नहीं होता। अगर इस तरह के एग्जाम्पल दे रहा है कि पायलट में लड़कों का दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, वैसे जेंडर कंस्टेंसी भी यही होता है। ठीक है, लेकिन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हमारे में यहाँ पे आंसर है, तो हम इसको आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। टेक्स्ट बुक डिपिक्शन ऑफ वुमेन विद फेमिनाइन ट्रेट एज अ नर्चरिंग एंड केयरिंग इमोशनल, तो ये क्या है, लड़कियों को टेक्स्ट बुक किस तरह से दिखा रही है कि भाई वो बड़ी केयरिंग होती है, वो ये भाई ये लड़का भी केयरिंग हो सकता है, उसमें क्या है। ठीक है, और हो सकता है कोई लड़की केयरिंग ही ना हो, तो ये क्या दिखा रहा है, ये जेंडर बायस दिखा रहा था, ये एग्जाम्पल है जेंडर बायस का, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं एक पिता ने अपने बेटे को कहा कि तुम क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, लड़की की तरह मत रहो, लड़कों की तरह ना, लड़कियों की तरह ना रहो, रो तुम लड़के हो। तो ये क्या दिखा रहा है, ये उसका जेंडर बायस दिखा रहा है, ये उसका जेंडर स्टीरियोटाइप दिखा रहा है। आया समझ में, ये उसका क्या दिखा रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अगर आपको जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ना है ना, ब्रेक करना है, तो आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, यानी इनमें से क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए अगर आपको जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ना है। तो जॉइंट एंडेवर विद चिल्ड्रन ऑफ अदर जेंडर, दोनों जेंडर या और भी जो जेंडर है उनके साथ आपको बच्चों को एक साथ बैठाना है, सही बात है। एक्सपोजर ऑफ एडल्ट एंगेज्ड एक्टिविटी इन नॉन स्टीरियोटाइपिकल एक्टिविटीज़, एक्सपोज करना है उन बच्चों को एडल्ट एंगेज्ड एक्टिविटी में जहाँ पे कोई स्टीरियोटाइपिकल एक्टिविटी नहीं चल रही हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। मेकिंग जेनरिक अटरेंस सच एज गर्ल्स आर गुड इन आर्ट्स एंड बॉय, ये आप नहीं करोगे। ठीक है, जेंडर के हिसाब से आप कोई भेदभाव नहीं करोगे बच्चों में, आप ऐसी कोई बात नहीं कहोगे कि लड़कियां तो आर्ट में अच्छी होती है और लड़के बॉयज मैथ्स में अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं करोगे। तीसरा आपका ये गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जेंडर रोल्स क्या होते हैं, लर्न बिहेवियर होता है, इनेट बिहेवियर होता है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। देखो पहली बात तो बायोलॉजी से, जेनेटिक से या इनेट बिहेवियर से इनका काम ही नहीं होता। जेंडर हमारा सोशल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो जेंडर रोल्स कौन से हैं, जो सोसाइटी के अंदर जो रोल्स हैं वो दिए गए हैं, तो ये हमारे लर्न बिहेवियर होता है जो सोसाइटी से हमने सीखा है, देखा है। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है इनेट बिहेवियर का मतलब ये है कि ये काम करने के लिए पैदा हुआ है, बच्चे बोलने के लिए, भाषा सीखने के लिए पैदा हुए हैं, तो बच्चों में जन्मजात क्षमताएं होती हैं। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस, बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्ट हो, आप बच्चा चलने के लिए पैदा हुआ है वो चलेगा। ठीक है, जेनेटिकली उसकी माँ की आँख भूरी थी तो बच्चे की भी आँख भूरी हो गई, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो लर्न बिहेवियर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं एनकरेजिंग गर्ल्स टू टेक अप इन लैंग्वेज एंड डिस्करेज, देखो आप एनकरेज कर सकते हो कि लैंग्वेज में तुम पार्ट लो, लेकिन उसको डिस्करेज कर रहे हो मैथ्स और साइंस में पार्ट ना लो, तो ये जेंडर बायस है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो बच्चों के साथ में। तो तीसरा है आपका इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। रोहन ने रिस्पॉन्स किया है जब उसको एक टॉय डॉल मिली। अब खुद सोचो ना, आप लड़के के लिए कभी डॉल लेकर नहीं जाते, ये सोसाइटी की सच्चाई है।
और लड़की के लिए कभी बैट बॉल लेकर नहीं जाते आप। गिफ्ट किया आपने कभी बर्थडे गिफ्ट पे, तो इसी तरह से बॉय को एक डॉल मिल गई, तो उसने कहा आई डोंट लाइक दिस टॉय, आई डोंट लाइक दिस टॉय, मेरे को ये डॉल पसंद नहीं आई है क्योंकि लड़के डॉल से नहीं खेलते। तो ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो तीसरा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं चिल्ड्रन हु ऑफन सी देयर पेरेंट्स क्रॉस नॉर्मेटिव जेंडर लाइंस, कि जो घर के अंदर उनकी एक जो लाइंस बनी रहती है ना कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, उन चीज़ों को क्रॉस करते हैं कि नहीं। जैसे कि माँ कुछ रिपेयर करी है अप्लाइंसेस को, कि ठीक है, मैंने घर में देखा भाई ये चीज़ कि कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ होती थी तो मम्मी उसको रिपेयर करती थी, और मैंने भी वहीं से सीखी हैं कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ अच्छी होती है। केवल ऐसा नहीं है पापा नहीं करते थे, जब पापा नहीं होते थे तो मम्मी भी कर देती थी। और उस टाइम पे पिताजी क्या कर रहे हैं, वो बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता था हमारे घर में भी, अगर पापा होते थे तो पापा ही करते थे, ठीक है। लेकिन एक जनरल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस घर में ऐसा ये चीज़ें दिखती है वो क्या होते हैं, वो लेस लाइकली टू एडहर जेंडर स्टीरियोटाइप। यही चीज़ है कि उनमें जेंडर स्टीरियोटाइप की भावना नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अपने घर में वो काम होते हुए देखा है, उनको पता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एक टीचर का परसेप्शन बना हुआ है, परसेप्शन बन गया तो वो स्टीरियोटाइप ही बना होगा, ठीक है। दैट बॉयज़ आर मोर इंटेलिजेंट, कि बॉयज़ मोर इंटेलिजेंट होते हैं, रिस्क ज़्यादा लेते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो ओबीडियंट होती हैं, और फिर वो उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग ही ट्रीट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जेंडर बायस करेंगे उन बच्चों के साथ में, जेंडर बायस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। यूज ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड डिस्कसिंग जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट रादर देन बीइंग बायोलॉजिकल डिटरमाइंड, कि सोशल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप जेंडर को देख रहे हो, ना कि बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली मतलब कि जैसे कि लड़कियां तो ये काम नहीं कर सकती क्योंकि उनका शरीर तो ऐसा बना ही नहीं है, नहीं भैया, लड़की भी सब काम कर सकती हैं, ठीक है। और आप जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज कौन सी होती है, जैसे चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन कहो, क्योंकि चेयरमैन में क्या होता है, चेयरमैन में केवल आप ये कह सकते हो, जैसे अभी भी देखा जाए, अभी हाल फिलहाल में बताऊंगा, अभी हम तो ये ऐसी दुनिया में चल रहे हैं जहाँ जेंडर के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन अभी पिछले साल तक बैट्समैन बोला जाता था, अब बैटर बोलने लग गए। आया समझ में, बैट्समैन का मतलब क्या है, लड़का जो बैटिंग कर रहा है, नहीं, अब बैटर बोलने लग गए क्रिकेट के अंदर। तो इसी तरह से चेयरमैन अगर लड़की बन गई तो चेयरपर्सन होना चाहिए ना भाई, वहाँ पे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या है, ये आपको चैलेंज करेगी जेंडर स्टीरियोटाइप को, बिल्कुल सही बात है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नाम बदल के चेंज कर दिया कि 4 साल का राहुल है, और उसने कहा कि उसको ये मिली थी, डॉल मिली थी एज अ गिफ्ट, और अब उसने कहा कि बॉयज़ गिफ्ट्स इससे नहीं खेलते, तो वो उसका क्या दिखा रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं ऐसा देखा गया है मिडिल स्कूल्स के अंदर कि जो बॉयज़ होते हैं वो तो आंसर देने के लिए हाथ उठा लेते हैं गर्ल्स की तुलना में, कि क्लासरूम डिस्कशन में क्या होता है, गर्ल्स उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं और बॉयज़ ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि बॉयज़ ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे गर्ल्स से, नहीं भाई। एक्सेप्ट दैट गर्ल्स डू नॉट हैव पोटेंशियल, कि गर्ल्स को मिडिल स्कूल में पढ़ने का, मिडिल क्लासेस में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, उनमें कोई पोटेंशियल नहीं है, ऐसा एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं भाई। एनालाइज हाउ जेंडर डिफरेंसेस आर इनबोर्न एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अब आप ये कहोगे कि जेंडर डिफरेंस को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये वाली सारी चीज़ें नहीं, इनबोर्न जन्मजात नहीं होता बच्चों के अंदर कुछ भी। एनालाइज द कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड हर ओन पेडागोजी। टीचर क्या करेगी, टीचर खुद की पेडागोजी के ऊपर भी बात करेगी कि वो पढ़ा रही है तो वो कैसे, उसकी पढ़ाने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, कि वो केवल बॉयज़ सीख पा रहे, उससे गर्ल्स सीख ही नहीं पा रही। नेक्स्ट पे चलते हैं। जेंडर स्कीमा थ्योरी, सीधी चीज़ है, इसका एक ही क्वेश्चन आया भाई। इस जेंडर स्कीमा थ्योरी में ये है कि बच्चे किस तरह से जेंडर रोल्स सीखते हैं, और ये सेंड्रा बैम ने दी थी, इसको जो इंट्रोड्यूस किया था सेंड्रा बैम, मेरे हिसाब से स्पेलिंग यही होगी, ठीक है, SANDRA, सेंड्रा बैम ने दिया था इसको, ठीक है। तो ये देख लेना आप, हो सकता है आगे कभी ये भी क्वेश्चन आ जाए, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने दी है, तो सेंड्रा बैम ने दी है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं बॉयज़ को तो मैकेनिकल ब्लॉक दे दिए या कार दे दी, और गर्ल्स को क्या दे दिया, डोल दे दिया। तो ये क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, ये जेंडर बायस इलस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जेंडर बायस है आप लोगों में। हो सकता है बच्ची का मन कर रहा हो कि मुझे भी कार मिला, मैं उसमें चलाऊंगी उसको, तो ये गलत चीज़ होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया भाई। कह रहे हैं कि डिपिक्शन ऑफ मैन एंड वुमेन इन नॉन कंफर्मिस्ट जेंडर रोल। नॉन कंफर्मिस्ट जेंडर रोल कौन से, कि जो आप सामान्यतः देखते हो कि जो लड़कियां काम कर रही है वो आप लड़के करने, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुकिंग के लिए ज़्यादातर लड़के दिखे, बस चलाती हुई आपको लड़कियां दिखे, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये बच्चों के अंदर जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही बात है। जेंडर इज़ बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, नहीं जेंडर नहीं, वो सेक्स होता है, सेक्स बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है। तो आपका पहला सही है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन पलट के वैसा ही दे दिया कि एक 5 साल की लड़की ने कहा कि ये गिफ्ट मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कार से नहीं खेलती। तो क्या हो गया, ये क्या है, ये आपका जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी है? नहीं भाई, ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मैथ्स का टीचर है, उसको, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये भी, देखना आपको दोनों ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो कह रहे हैं कि जो मैथ्स का टीचर है वो क्लासरूम में गर्ल्स से मैथ्स में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, लो एक्सपेक्टेशन रखता है। गलत है ये चीज़ भाई, जेंडर के हिसाब से आप कभी एक्सपेक्टेशन नहीं बदल सकते। गर्ल्स डू नॉट अंडरस्टैंड, डू नॉट हैव जेनेटिक एबिलिटीज़, कि उनमें जन्मजात होता ही नहीं है वो लड़कियां कभी सीख ही नहीं सकती मैथ, ऐसा नहीं होता। तो आपका बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से क्या रिफ्लेक्ट करेगा, कौन सा परसेप्शन, परसेप्शन मैंने बताया था, परसेप्शन हमारा मेनली स्टीरियोटाइप ही होता है। पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। परसेप्शन दैट गर्ल्स विल डू वेल इन लैंग्वेज, कि गर्ल्स लैंग्वेज में तो अच्छा करेंगी लेकिन वो मैथ्स और साइंस में बुरा करेंगे, नहीं, ये जेंडर स्टीरियोटाइप ही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे टीचर शुड डिस्कस डिपिक्शन ऑफ मैन एंड वुमेन इन नॉन कन्फर्मिस्ट जेंडर रोल्स, कि उनके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए जो गैर परंपरावादी हैं जेंडर भूमिकाएं हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एक टीचर क्या करता है, डेस्क उठाने के लिए तो बॉयज़ को कह देता है और साज सज्जा के लिए गर्ल्स को कह देता है। तो ये परसेप्शन, दिस परसेप्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। और ये क्या है, परसेप्शन जो भी गलत होगा वो स्टीरियोटाइप होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग वाला ये भाई। चिल्ड्रन बिगिन टू गेट क्यूज ऑन हाउ टू बिहेव इन जेंडर अप्रोप्रिएट वे फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्फेंसी ओनली। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा पैदा होता है ना तब से ही उसको हिंट मिलने लग जाते हैं, लड़का ये कर रहा है, लड़कियां ये कर रही हैं, वो लड़कियों के कपड़ों को देख के पहचानने लग जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये बात सही है। फिर कह रहे हैं आइसोलेशन एंड डेप्रीवेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड कैन कोज इम्पेरेबल डैमेज टू चिल्ड्रन, कि अगर आप उस बच्चे को अकेला रखोगे या फिर ये सारी चीज़ें करोगे, सोशल एक्सपीरियंस नहीं दोगे, तो बच्चे को एक ऐसा डैमेज हो सकता है जिसको आप ठीक भी नहीं कर पाओगे। ये भी सही बात है, लेकिन इस बात का इससे ऊपर वाली से मतलब है क्या, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका। ऊपर तो जेंडर की बात की गई है और यहाँ पे आइसोलेशन की बात की गई है। तो इस वजह से आपका क्या है, आपका ये बोथ ट्रू है, लेकिन वो उसका रीज़न नहीं है। पहले वाले का रीज़न क्या हो सकता था, वो यही देखता ना कि जेंडर रोल्स हमारे इस तरह से बटे हुए हैं सोसाइटी के अंदर, तो इस वजह से उसको जेंडर उसको ऐसे हिंट मिलने लग जाते हैं जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि आसपास में यही चीज़ें चल रही होती हैं। ऐसा लिखा होता तो रीज़न में, तो ये चीज़ सही होती। अभी ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका कह रहा है ये है सेकंड वाला, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये सेकंड है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। वही रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इन द क्लासरूम बॉयज़ हैव पोटेंशियल टू परफॉर्म मच बेटर देन गर्ल्स, कि बॉयज़ हैं वो लड़कियों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, नहीं भाई। मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड साइंटिफिक एबिलिटी कम्स नेचुरली टू बॉयज़ देन गर्ल्स, गर्ल्स से ज़्यादा ये साइंटिफिक एबिलिटी लोगों बॉयज़ में आ जाती है नेचुरली, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। मैंने आपको बताया था इसका रीज़न भी क्या है। आप ये अगर देखेंगे ना
कि जो बॉयज़ होते हैं, उसका रीज़न ये है कि उनको आप रखोगे उस तरह से, उनको हमेशा गुड़िया वगैरह दोगे, उनको क्रिकेट खेलने नहीं दोगे, उनको कभी बाहर निकलने नहीं दोगे, दुकान का सामान ज़्यादातर बॉयज़ से मंगवाओगे, तो मैथ्स में तो वही अच्छे होंगे ना भाई। क्रिकेट अगर खेलोगे तो आपको साइंटिफिक एंगल्स का पता चलेगा कि हाँ भाई आपको बैट इतना खोलना है, तो आपका बैट का फेस इतना खोलोगे तो बॉल वहाँ चली जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इन चीज़ों में हेल्प करती हैं, लेकिन पॉइंट वही है ना, ठीक है। तो उनमें लड़कियों की गलती थोड़ी है, जो लड़कियाँ खेलती हैं वो बच्ची मैथ्स में बहुत बढ़िया होती हैं। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, यही है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। सेक्स क्या है? सेक्स आपका बायोलॉजिकल है और जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं क्रिकेट के ऊपर अगर डिस्कशन हो रहा है ना, तो टीचर हमेशा बॉयज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं पूछ रहा। तो ये क्या दिखा रहा है? ये जेंडर बायस दिखा रहा है आपका, ठीक है। चलिए, इन मैनी केसेस younger girls rather in than boys are expected to perform household chores and sibling care in the absence of mother। कि जब आपकी अगर मान लो घर में छोटा बहन भाई है, तो ये समझा जाता है कि लड़की उसको संभाल लेगी, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये भी आपको जेंडर स्टीरियोटाइप ही दिखा रहा है कि जब मम्मी घर पे नहीं है तो जो बहन होगी, बेटा छोटे भाई को छोटी बहन को इनको संभालियो। बड़ा भाई हो सकता है उससे बड़ा हो, जैसे हमारे घर में था, मेरी छोटी बहन थी, ज़्यादातर वही संभालती थी, मैं ऐसा ही था, ठीक है। पर चलता है, चलो। पर वो जेंडर स्टीरियोटाइप है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, हम सब ने ये चीज़ें देखी अपने घरों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अब भैया हम आ गए हैं गिफ्टेड पे, ठीक है। ये जेंडर वाला हमारे सारे क्वेश्चन हो गए थे, अब गिफ्टेड पे पहुँच गए हैं। 9:40 होने वाले हैं भाई, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया एक तरह से, आप ये कह सकते हैं। तो लाइक कर दो वीडियो को फटाफट और कमेंट में बताना, और शेयर कर दिया करो भाई, आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें। गिफ्टेड लर्नर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। गिफ्टेड लर्नर, गिफ्टेड होते कौन है? हमारे बच्चे जो बिल्कुल हीरो की तरह होते हैं, उनको वो सब कुछ कर सकते हैं, वो वाली चीज़ें होती है, ठीक है। तो देयर विलिंगनेस टू टेक अप चैलेंजिंग टास्क वो बिल्कुल लेते हैं। देयर इनएबिलिटी टू वर्क विदाउट वो एक्सटेंसिव मोटिवेशन के बिना काम नहीं करते, नहीं, वो एक्सटेंसिव मोटिवेटेड रहते हैं। तो आपका ये नहीं होगा। ओरिजिनल थॉट्स होते हैं उनके, एबिलिटी टू थिंक मल्टीपल सॉल्यूशन वो देख सकते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा थर्ड में है, यही आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स में होती हैं? वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद कर देते हैं। सतर्क रहते हैं, कीन ऑब्जर्वेंट होते हैं, ठीक है, बारीकी से अवलोकन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। परफॉर्म बेटर, वो त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तीनों सही हैं, तो तीसरा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि गिफ्टेड के हिसाब से क्या चीज़ नहीं है। आप अपने हीरो के अंदर क्या मतलब क्या आपको नहीं देखना है वो देख लो आप। हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, ये तो होना चाहिए भाई। प्रेफर वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन टास्क, अकेले भी किसी काम को पूरा कर सकते हैं, ये भी हो सकता है भाई, है ना। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल ऑप्शन वाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम पे काम करते हुए आप रिकॉग्नाइज कर लोगे, आप पहचान लोगे कि उसके अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं। ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, एक ही काम को बार बार करना नहीं भाई, ये आप अपने हीरो से नहीं करोगे, हीरो कुछ नया करे हर बार। तो चौथा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए? टीचर अप्रूव्ड और लर्निंग अपॉर्चुनिटी ओनली, नहीं भाई, ओनली वाली चीज़ हो ही नहीं हो सकती, ये भी ओनली आ गया, नहीं, ठीक है। चैलेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ये देना चाहिए। चैलेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट दोगे तो टैलेंटेड और गिफ्टेड स्टूडेंट को बहुत मज़ा आएगा। क्लोज एंड कंस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ ऑल टास्क, इनको ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, गाइड करने की ज़रूरत होती है इनको ज़्यादा। तो तीसरा आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड बच्चे की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, आप ये बताओ, ठीक है। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ एग्जामिन, एग्जाम के लिए पढ़ना। भाई अगर आप देखोगे आपने 3 इडियट में रेंचो में क्या नहीं था, आपने उसको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा होगा एग्जाम के लिए, बाकी सब पढ़ते थे, लेकिन आपका जो वो हीरो था वो पढ़ाई की एक रात से पहले नहीं पढ़ता था, मतलब आपने पढ़ता हुआ नहीं देखा होगा, वो
उसको दिखाया नहीं होगा कि वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है। तो यही ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए आपके उसके अंदर, ठीक है, गिफ्टेड बच्चे के अंदर। इंट्रिंसिक मोटिवेट होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए। वो क्यूरियस था, क्वेश्चन पूछता था, कहता था कि भैया मशीन की ये डेफिनेशन क्यों हो सकती है, दूसरी क्यों नहीं हो सकती, बाकी सारी चीज़ें पूछता था। और वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड था। वो कहते थे ना, पैसे के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, और ये सारी जो चीज़ें, वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड था क्योंकि उसको काम करने में मज़ा आता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं गिफ्टेड बच्चे में इनमें से क्या होगा? हाईली सुपीरियर एंड सोशल स्किल। वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होंगे, उनमें सोशल स्किल सुपीरियर होगी। क्या ये होगा? लो प्रिजर्वेंस इन टास्क, इनमें लो प्रिजर्वेंस होगी, कार्यों में करने में धीरज की कमी होगी। धीरज तो पूरा होगा भाई उनमें, ठीक है। क्यूरियोसिटी एंड इंक्विजिटिवनेस, उनमें कौतूहल होगा और जिज्ञासा होगा, ये अच्छी चीज़ है। चॉइस ऑफ लोअर ऑर्डर थिंकिंग टास्क, लोअर ऑर्डर थिंकिंग टास्क कम होगा उनमें, नहीं। अब दिक्कत पड़ जाती है, पहला आंसर दूं मैं या तीसरा दूं? तो भाई अगर आपने गुड डॉक्टर देखा है तो वो जो डॉक्टर होता है वो ऑटिस्टिक होता है, लेकिन ऑटिस्टिक होने के बाद में भी वो गिफ्टेड है। आए समझ में? तो ऐसा भी नहीं होता कि गिफ्टेड स्टूडेंट में कोई डिसेबिलिटी या वो चीज़ नहीं होती, वो उसके बावजूद भी गिफ्टेड होते हैं। तो ये क्या होता है, ये अब वो ऑटिस्टिक था तो उसमें सोशल स्किल तो थी नहीं, तो फिर भी क्या है, फिर भी वो तो ज़रूरी नहीं होता कि गिफ्टेड बच्चा हमारा मैच्योर भी रहे और सोशल स्किल भी ज़्यादा हो, नहीं, उनके में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वही चीज़ आ गई कि गिफ्टेड के अंदर क्या चीज़ नहीं, आप ये कह सकते हैं कि वो उसके अंदर वो चीज़ होगी। तो भैया परसिस्टेंट होते हैं वो, परसिस्टेंट यानी कि वो दृढ़ रहते हैं उन चीज़ों को लेके। ऊपर था ना परसिस्टेंट, ठीक है। तो परसिस्टेंट मास्टरी ओरिएंटेड बिहेवियर उनमें होता है। हायर सोशल स्किल्स उनके अंदर जरूरी हो ऐसा नहीं होता। तो दूसरा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अगर आपको गिफ्टेड बच्चे को स्कूल के अंदर लाना है तो इनमें से आप क्या नहीं करेंगे? 3 चीज़ें करेंगे, एक चीज़ नहीं करेंगे। अलाउ अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सेस द डाइवर्स पर्सपेक्टिव, डाइवर्स पर्सपेक्टिव हम करेंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइड एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटी, ठीक है, जो उसके एकेडमिक को और ज़्यादा बेहतर बनाए, बिल्कुल करेंगे। टीचर सेंटर्ड करिकुलम नहीं लाएंगे भाई हम, ये अवॉइड करेंगे। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस, जो बच्चे विद्यार्थी होते हैं तो वो क्या करते हैं, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि वो जल्दी सीख लेते हैं। इनकैपेबल होते हैं, इनकैपेबल तो होते ही नहीं है। हैव अ टेंडेंसी टू ऑप्ट सिंपल और इजी टास्क लेते नहीं, वो तो चैलेंजिंग लेते हैं। लैक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, नहीं, उनके अंदर तो सहज समझ बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका पहला ही आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं गिफ्टेड बच्चे में इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है? उनमें स्लो नहीं होते, वो धीमा अवशोषण नहीं करते जानकारी को, वो तो तेज करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। विषय वस्तु की समझ भी उनमें तीव्र होती है, तीक्ष्ण उत्सुकता भी होती है, उनकी परिशुद्धि की इच्छा भी होती है उनमें, ठीक है। अर्ज ऑफ प्रिसिशन, ये क्या होता है, प्रिसाइज में रखो आप चीज़ों को, उनको बोर मत करो, ठीक है, वो चीज़ होती है उनमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू नीड द स्टूडेंट ऑफ गिफ्टेडनेस, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो हमके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? अलाउइंग इंडिपेंडेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, खुद से उनको सीखने के लिए मौके देने चाहिए, सही बात है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ को उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। सेटिंग यूनिफॉर्म गोल फॉर ऑल स्टूडेंट, अरे भैया ये तो हायर बच्चे हैं ना हमारे, तो इनको ये तो अपने उसको केवल उस चीज़ में क्यों बांधे कि मेरे को केवल इतना आएगा, नहीं, इनको तो ऊपर वाली चीज़ सीखनी है तो इनको सीखने दो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं आपके पास में प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप इनमें से कौन सी रणनीति करेंगे, उसको उपयोग करेंगे? सरल और आसान क्वेश्चन पूछेंगे उनसे, नहीं, उनसे चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य को सौंपेंगे। जानकारी को समझाने के लिए अतिरिक्त समय उनको नहीं चाहिए होता, कम उम्मीद आप उनसे नहीं रखेंगे क्योंकि गिफ्टेड है, प्रतिभाशाली है, तो उनसे तो आप हायर उम्मीद ही रखेंगे। तो दूसरा ही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से बताओ किस चीज़ के लिए आप, इनमें से किस चीज़ के लिए आपको इंक्लूजन करना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है।
तो गिफ्टेड वाले बच्चे को स्पेस दोगे कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, एकमोडेट कर रहे हो आप, इंक्लूजन कर रहे हो उनका, तो ये काम हो सकता है। ऑटिज्म वाले को सेंसरी ओवरलोड दोगे नहीं, उसको ज़्यादा सेंसरी वो नहीं करना, यानी कि उसको लाइट नहीं दिखानी, टच नहीं करना और ये सारी चीज़ें होती है, उससे वो नहीं हो पाता। डिसलेक्सिया वाले को आप लॉन्ग ऐसे राइट करने के लिए दोगे, हियरिंग वाले को आप मूवीज़ दिखाओगे विदाउट सबटाइटल नहीं। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसको मूवीज़ क्यों दिखा रहे हो विदाउट सबटाइटल वाली, तो ये चीज़ गलत है। तो आपका पहला ही आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कहते हैं गिफ्टेड बच्चे की इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? स्लो कॉम्प्रिहेंशन नहीं, क्यूरियोसिटी उसमें ज़्यादा ही होती है, नीड ऑफ प्रिसिशन इन थिंकिंग, सटीकता होनी चाहिए सोच में, तो वो प्रिसाइज चीज़ें चाहिए होती हैं उनको। तीसरा आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे इन ऑर्डर टू कैटर द नीड ऑफ स्टूडेंट विद गिफ्टेड नेट अ टीचर शुड अवॉइड, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्या नहीं करेंगे? स्वतंत्र परियोजनाएं बढ़ाने की अनुमति देंगे, ठीक है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा तू कर ले। बच्चा आपकी क्लास में बैठा है, उसने वो क्वेश्चन जल्दी कर लिए, वो कह रहा है कि सर मैं एक ओलंपियाड की बुक और लाया हूँ, क्या मैं इसको कर लूँ? कर ले बेटा। उसको अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो वो हाँ आप उसकी हेल्प भी करोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, आप ऐसा नहीं कहोगे कि ये तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नहीं वो गिफ्टेड है, वो बिल्कुल कर सकता है। कंसिडरिंग फ्लेक्सिबल एंड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके करिकुलम में, वही बात है ना, सिलेबस में नहीं है। यूनिडायमेंशनल करिकुलम आप कभी फॉलो नहीं करोगे ऐसे बच्चों के लिए, ये गलत होता है। सॉरी तीसरे वाला गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एक 5 साल की बच्ची है जो गिटार बजाना सीख रही है और बाहर से उसको किसी ने नहीं सिखाया है, ठीक है। सॉरी सलमा ए 5 year old गर्ल स्टार्टेड प्लेइंग म्यूजिक, कह रहे हैं कि एक 5 साल की बच्ची है जिसने 3 साल में गिटार बजाना शुरू कर दिया था और अब वो 5 साल की है और उसको किसी और ने सिखाया भी नहीं है, तो वो क्या है? वो गिफ्टेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ख़त्म भाई, ख़त्म। 1.25 घंटे में, लगभग 1.25 घंटा ही हुआ है, क्योंकि अभी जो टाइम हुआ है वो है 9:48, 9:48। तो भाई धन्यवाद आपका, आपने ये वीडियो देखी पूरी, और जो एंड तक आए अपना नाम ज़रूर लिख के जाएं। इसकी जो पीडीएफ आपको दे देंगे कल परसों तक। और एक और बात बता रहा हूँ, एक और चैलेंज मैं दे रहा हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पीडीएफ से हम क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे। 1.25 घंटे में, 1 घंटे 16 मिनट में, 15 मिनट में, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह भी किया है, ये जो पीडीएफ मिलेगी इसके क्वेश्चन आप करके दिखा देना 1 घंटे 15 मिनट में। 130-40 क्वेश्चन थे भाई, ऐसे ही खेल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, मतलब अब ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।